नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही होगी। मेरा नाम है हेमंत सोलंकी और स्वागत है आपका मेरे चैनल एचएस स्टडी केंद्र पर। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1 खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन। यह इस चैप्टर की वीडियो का पार्ट 1 है जिसे आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाएगा। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत से बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट आपको लगेगा। देखिए, इस चैप्टर में हमें 3 विषय पढ़ने। सबसे पहला खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्य, जिसमें योजना, आयोजन, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण पढ़ेंगे। दूसरा विभिन्न समिति और उनकी जिम्मेदारियां। तीसरा फिक्सचर बनाना सीखेंगे हम। लेकिन आज की ये जो वीडियो है वो इसका पार्ट 1 है, जिसमें हम खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्य पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्य, है ना। सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं कि खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्य का क्या अर्थ है। तो देखिए, विभिन्न समूहों तथा व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी भी खेल कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वही खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्य कहलाते हैं। अब कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहले योजना, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, चौथा निर्देशन और पांचवा नियंत्रण। ये पांचों कार्य जो है हम अब आगे पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो कार्य है वो है योजना। तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला खेल कार्यक्रम प्रबंधन का कार्य है योजना, जिसे नियोजन भी कह सकते हैं और इसे इंग्लिश में हम प्लानिंग कहते हैं। तो सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं कि योजना क्या होती है। तो योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया होती है जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई तथा अपनाई जाती है। इसमें उनका उद्देश्य क्या होता है? कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने, कोई भी बाधा उसमें उत्पन्न न होने दे। अब देखते हैं योजना बनाने के दौरान किए जाने वाले कार्य, यानी कौन कौन से कार्य करते हैं जिनसे कि अच्छी योजना बनकर आती है। तो सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है उद्देश्य। इसमें निर्धारित किया जाता है कि आखिर हम जो योजना बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, तो इसके लिए भी एक उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। दूसरा आधार विकसित करना, यानी एक आधार विकसित किया जाता है। तीसरा वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना, यानी कि मान लीजिए कोई कार्य सही से नहीं हुआ तो अब उस अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा कार्य है जो उन्हें करना चाहिए, उसके लिए एक ऑप्शन हमेशा तैयार रखना चाहिए। तो उसकी भी पहचान करना और जो ऑप्शन उन्हें तैयार रखा है उसका भी मूल्यांकन करना, क्या वो सही है या फिर गलत है। और पांचवा होता है एक विकल्प का चयन करना, यानी कि जो सही वैकल्पिक कार्यवाही है उसका चयन करना और फिर योजना को लागू करना, इसका अंतिम कार्य होता है। और इन्हीं 6 कार्यों को मिलाकर के एक अच्छी योजना बनती है। अब देखते हैं योजना के उद्देश्य कि आखिर योजना बनाई क्यों जाती है। तो सबसे पहला उद्देश्य अगर हम देखें योजना का तो वो होगा लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, यानी कि लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए भी योजना बनाते हैं, क्योंकि इसमें उद्देश्य को पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। दूसरा, कार्यक्रम संबंधी सभी गतिविधियों में नियंत्रण रहता है, क्योंकि योजना में हम सभी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि कैसे कैसे कार्यक्रम करना है, कैसे कैसे गतिविधियां होएगी, है ना। अगर कोई गतिविधि गलत हो जाए तो उसके लिए क्या वैकल्पिक कार्यवाही हमें करनी है, तो इसलिए उसमें नियंत्रण बना रहता है। इसके अलावा समितियों तथा अधिकारियों के बीच में भी तालमेल बनाना योजना का उद्देश्य है, और कार्यक्रम को बिना किसी मानसिक दबाव के संचालित करना भी योजना का उद्देश्य है। और इसके अलावा पांचवा जो उद्देश्य वो होता है गलतियों की संभावना को कम करना, क्योंकि योजना जब बनाई जाती है जब भी यह जांच लिया जाता है कि क्या क्या गलती हो सकती है ना, तो उस गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। अब देखते हैं हमारा दूसरा खेल कार्यक्रम प्रबंधन का कार्य, जो कि है संगठन। तो सबसे पहले हम संगठन का भी अर्थ जान लेते हैं। तो संगठन से अभिप्राय उस प्रकार से है जिसमें कार्यक्रम संबंधी कार्यों को वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि बांट लिया जाता है, और उन्हें समितियों तथा व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकारों का निर्धारण किया जाता है। यानी इसमें किसी भी कार्य को करने के लिए समितियों या व्यक्तियों को दे दिया जाता है। तो अब देखते हैं हम संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य। तो इसमें सबसे पहले कार्य की पहचान की जाती है, फिर उसका विभाजन किया जाता है।
उसके बाद में उन कार्यों का निर्धारण करने के लिए विभिन्न समितियों का निर्धारण किया जाता है, और जब समितियां बन जाती है तो फिर वह कार्य सभी समितियों को सौंप दिए जाते हैं। और चौथा, विभिन्न समितियों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान भी स्थापित कर दिया जाता है। तो इन्हीं कार्यों को मिलाकर के एक अच्छी संगठन प्रक्रिया बनती है। अब देखते हैं खेल कार्यक्रम प्रबंधन में संगठन प्रक्रिया का महत्व क्या होता है। तो सबसे पहला कि कम समय में अधिक कार्य होने लगता है ना, क्योंकि इसमें कार्यों को जो है बांट दिया जाता है और फिर उन्हें समितियों को सौंप दिया जाता है, जिससे कि किसी भी कार्य को करने में कम समय लगता है और कार्य भी अधिक हो जाता है। दूसरा, उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग संभव है, क्योंकि इसमें उन्हीं कार्यों को व्यक्तियों को सौंपा जाता है जिस कार्य में व्यक्ति योग्य हो, कुशल हो, जिससे कि उस कार्य को करने के लिए सही मानवीय संसाधन का उपयोग होता है। तीसरा, समितियों के अधिकारों को लेकर जो उत्पन्न होते हैं भ्रम, उसकी स्थिति भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि समितियों को उनके कार्य अच्छी तरीके से बता दिए जाते हैं, इसलिए उन्हें अपने अधिकारों को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहती। अब देखते हैं हमारा खेल कार्यक्रम प्रबंधन का तीसरा कार्य, जो कि है नियुक्तिकरण। तो सबसे पहले हम इसका भी अर्थ जान लेते हैं कि आखिर नियुक्तिकरण है क्या। तो नियुक्तिकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत किसी विशेष पद या कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाता है और फिर उसे ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कि इसमें किसी भी विशेष पद या कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति यानी कि एकदम योग्य व्यक्ति का चयन किया जाता है और फिर उसे उस काम को करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इसे ही नियुक्तिकरण प्रक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं नियुक्तिकरण प्रक्रिया में किए जाने वाले कार्य, यानी कि वह कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से नियुक्तिकरण प्रक्रिया जो है एकदम अच्छी तरीके से पूरी होती है। तो सबसे पहला कार्य है मानवीय संसाधन संबंधी आवश्यकताओं का आकलन, यानी कि अधिकारी या कर्मचारी को उस कार्य को करने के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता होगी उसका आकलन करने का कार्य भी इसमें किया जाता है। दूसरा, विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त अधिकारियों या कर्मचारियों का चयन किया जाता है और उनको फिर भर्ती किया जाता है। तीसरा, चयनित अधिकारियों को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है, फिर अगर वो ट्रेनिंग अच्छे से करते हैं तो उन्हें नियुक्त कर लिया जाता है। अब देखते हैं नियुक्तिकरण प्रक्रिया का महत्व, यानी कि क्या इम्पोर्टेंस है नियुक्तिकरण प्रक्रिया की जो इसे किया जाता है। तो सबसे पहले महत्व की अगर हम बात करें तो नियुक्तिकरण प्रक्रिया से ही विभिन्न पदों के लिए योग्य अधिकारियों की खोज होती है, यानी कि अगर नियुक्तिकरण प्रक्रिया अच्छी तरीके से की जाए तो इसमें योग्य व्यक्ति की खोज हो सकती है कि इस कार्य को करने के लिए यह व्यक्ति एकदम योग्य है। इसके अलावा उचित नियुक्तिकरण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति योग्य है और उसे चयनित कर लिया जाता है, तो अब वह उस कार्य को बार बार करेगा तो वह उसमें कुशल हो जाएगा। तीसरा, नियुक्तिकरण प्रक्रिया सही समय पर सही योग्य व्यक्ति का चयन करके उपलब्ध कराती है। अब देखते हैं खेल कार्यक्रम प्रबंधन का चौथा कार्य जो कि है निर्देशन। अब इसका भी हम सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं। तो उसका अर्थ क्या है, यानी इसकी परिभाषा। तो निर्देशन से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत उद्देश्य प्राप्ति के लिए तथा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मानवीय संसाधनों को जो दिशा निर्देश देकर उनका मार्गदर्शन किया जाता है तथा उन्हें निरंतर रूप से प्रेरित किया जाता है। तो अब देखते हैं निर्देशन प्रक्रिया में किए जाने वाले कार्य। तो सबसे पहले अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का पर्यवेक्षण किया जाता है। दूसरा, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संदेश या दिशा निर्देश प्राप्त करके उन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों तक पहुंचाया जाता है। तीसरा, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का नेतृत्व करना, यह भी निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और चौथा, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना, यानी कि उसे यह समझाना कि हम किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन करना, उसे दिशा निर्देश देना। अब देखते हैं निर्देशन प्रक्रिया का महत्व, यानी कि निर्देशन प्रक्रिया की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो सबसे पहले महत्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहला महत्व होता है नवनियुक्त कर्मचारी तब तक अपना काम शुरू नहीं कर सकता है जब तक कि उसे यह ना पता हो कि उसे क्या करना है और कैसे करना है ना। यानी कि मान लीजिए कोई नया कर्मचारी है ना, तो उसे क्या पता कि उसे क्या करना है ना, कैसे करना है कोई कार्य को, उसे कब पता लगेगा जब उसे कोई दिशा निर्देश देगा, कोई उसका मार्गदर्शन करेगा। तो दूसरा,
कभी कभी खेल कार्यक्रम संबंधी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष पैदा हो जाता है, यानी कि प्रेशर में आ जाते हैं सभी खिलाड़ी। इसलिए निर्देशन के माध्यम से कर्मचारियों को यह समझाया जाता है तथा मार्गदर्शन किया जाता है कि जिससे कि उनका संघर्ष है यानी जो उनका प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाए। तीसरा, खेल कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विभिन्न समितियों के बीच में विचारों का आदान प्रदान तथा उनको प्रोत्साहित करके उनकी कुशलता को बढ़ाता है, यानी कि अगर सही निर्देशन प्रक्रिया हो तो उनकी कुशलता को भी बढ़ाता है, क्योंकि जब विचारों का आदान प्रदान अच्छा होता है तो उनमें तालमेल बना रहता है। चौथा, अक्सर कर्मचारी किसी भी परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन परिवर्तन तो समय के साथ में जरूरी होते हैं ना। इसलिए प्रबंधक यानी कि जो खेल कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं वह निर्देशन प्रक्रिया के माध्यम से कर्मचारियों को इसके लिए तैयार करते हैं, यानी वे उसे समझाते हैं कि परिवर्तन क्यों जरूरी है। अब देखते हैं खेल कार्यक्रम प्रबंधन का पांचवा और अंतिम कार्य है नियंत्रण। तो जैसे हमने वाक्यों का सबसे पहले अर्थ समझा है, उसी तरह इसका भी अर्थ समझेंगे। नियंत्रण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्यों को पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप किया जाता है ना। यानी कि जैसे हम योजना बनाते हैं उसमें जो हम डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसे कार्यों को आगे बढ़ाना है ना। तो नियंत्रण प्रक्रिया में यह देखा जाता है कि वो कार्य योजना में जैसे हमने सोचे थे वैसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अब देखते हैं नियंत्रण प्रक्रिया में किए जाने वाले कार्य, यानी कि कौन कौन से कार्य करते हैं जिससे कि नियंत्रण प्रक्रिया एकदम अच्छे तरीके से पूर्ण होती है। तो सबसे पहला कार्य होता है मानकों का निर्धारण करना। दूसरा कार्य वास्तविक सफलता का मापन तथा प्रमापों से तुलना, यानी कि जो वास्तविक सफलता है और जैसी वो सोचते हैं उन दोनों की तुलना करना। इसके अलावा अपेक्षा के अनुरूप सफलता न मिलने पर संभावित कारणों का विश्लेषण करना, यानी कि जैसी वो सोचते हैं अगर उससे उल्टा होता है ना, उनके कारणों का विश्लेषण किया जाता है। चौथा, आवश्यकता अनुरूप सुधारात्मक उपाय तथा कार्यवाही, यानी मान लीजिए योजना में जैसे सोची थी वैसे नहीं हो रहा है, तो अब उसको सुधारने के लिए जो उपाय और कार्यवाही होती है वो भी इस नियंत्रण प्रक्रिया में ही की जाती है। तो आज की इस वीडियो में मुझे जितने टॉपिक आपको समझाने थे मैंने समझा दिए हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपको समझ में आया या नहीं।